यूपी बजट 2021 बड़ी बहस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। 2021-22 का यूपी का बजट आज पेश हो गया। खास बात यह भी हो गई कि बजट तो पेपरलेस हो ही गया, यूपी कैबिनेट भी पेपरलेस हो गई और इसी के साथ केंद्र की तर्ज पर यूपी बजट भी पूरी तरह डिजिटल हो गया। खैर, जैसे जैसे जमाना एडवांस होगा तकनीक तो बढ़ेगी भी और अमल में आएगी भी। वो बात अलग है कि यूपी जैसे राज्य ने इस मामले में तेज तर्रारी दिखाते हुए बाकी राज्यों के मुकाबले तकनीक को अपनाने में जरा भी संकोच नहीं किया। लेकिन इन सब से हटकर बंपर और ऐतिहासिक बजट में किसको क्या मिला, सभी की दिलचस्पी तो इसमें होगी। तो पहले मोटे तौर पर जानते हैं क्या कुछ खास रहा यूपी बजट में। राम मंदिर से अयोध्या धाम रोड को 300 करोड़, अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए, अयोध्या में विकास योजनाओं के लिए 140 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना के लिए 10,029 करोड़ रुपए, अमृत मिशन योजना के लिए 2,200 करोड़ रुपए, गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 7200 करोड़ रुपए, इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहां पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बनाकर के इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के चौमुखी विकास हेतु आत्मनिर्भर भारत का जो विजन दिया गया है, उसे मूर्त रूप देने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंत्र पर कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के 4 स्तंभ होंगे: अवस्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास तथा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। हमारी सरकार प्रदेश में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वदेशी को बढ़ावा, स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण पर केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को गति प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। तो प्रत्येक तबके से जुड़ा हुआ यह बजट है, समग्र ये बजट है, लोकतांत्रिक भावनाओं का यह परिपूर्ण करता हुआ बजट है, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। लेकिन बजट क्या, चुनावी साल में जो बजट आया है वो चुनावों को ध्यान में रखकर है या फ्री बीज वाली कोई बात नहीं है। यहां पर किसी को लुभावनापन नहीं दिया गया है, मुद्दों पर फोकस किया गया है, यह समझने की कोशिश करेंगे। और आज के बजट से किसको क्या मिला है यह भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, सभी से बातचीत करेंगे, सबके रिएक्शन से जानेंगे। हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी होंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी का बजट 2021-22 वो कैसा रहा है। 2019-20 का बजट जो था उससे ऊपर 2020-21 का बजट करीब 30 से 33 करोड़ के हजार करोड़ के ऊपर आया और अब का बजट जो है 37,000 करोड़ पिछले बजट से ज्यादा है। और इसमें नई योजनाओं का क्या कुछ ऐलान है और क्या सस्टेन करता है बजट, क्योंकि जो कोविड काल चल रहा था, कोविड काल में बहुत कुछ नुकसान भी हुआ, बहुत सी नौकरियां भी चली गईं, बहुत कुछ अजीबो गरीब हुआ। उस लिहाज से क्या 37,000 करोड़ रुपए बजट बढ़ा है तो ये अच्छी बात है। कोविड काल से निकलकर भी हमने 37,000 करोड़ या सरकार ने 37,000 करोड़ बढ़ा दिए, या फिर कोविड काल के चलते इसमें और ज्यादा इजाफा होने की गुंजाइश होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है।
समझने की कोशिश करेंगे। भाजपा से हमारे साथ कमर अली जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से सिद्धि श्री लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। सपा से कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी जुड़ गए, और अर्थशास्त्री डॉक्टर बीबी तिवारी भी लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कमर अली जी, आज का बंपर बजट आपने कहा ऐतिहासिक बजट, इसे कहा 5.5 लाख करोड़ का आंकड़ा उससे भी ऊपर चला गया, और खास बात यह कि पेपरलेस बजट भी हो गया, ठीक केंद्र की तरह डिजिटल भी हो गया बजट। और उससे बड़ी बात कि यूपी को उतना एडवांस स्टेट नहीं माना जाता, लेकिन बाकी राज्यों के मुकाबले यूपी ने इससे सबसे पहले शुरुआत कर दी बिना संकोच किए हुए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बजट के बारे में सबसे पहला रिएक्शन आपका कमर अली साहब। जी, आपको भी बधाई हो, उत्तर प्रदेश की आवाम को भी बधाई हो, और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई हो। ये बजट ऐतिहासिक कुलदीप जी बिल्कुल है, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बजट है। इस बजट में हर एक को हिस्सेदारी दी गई है इस बजट में, और ये बजट उन योजनाओं के लिए है जिनकी जरूरत पड़ रही थी और है। हमने हमेशा योजनाओं पे काम किया, और हमारा प्रयास रहा कि योजनाओं से, क्योंकि व्यक्ति जो होता है उसको लाभ मिलता है। हमने पहली शुरुआत जो करी, आपने देखा जब हमारी सरकार बनी, हमने संकल्प पत्र के हिसाब से अपना काम करना चालू किया। किसान भाइयों के कर्जा माफ करने की बात, 86 लाख किसान भाइयों को हमने कर्जा माफ किया। आप जानते थे कि कैसी व्यवस्था हमको मिली थी 15 साल के बाद, उस व्यवस्था को हमने 4 साल में दुरुस्त कर दिया, चाहे नौकरी के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो। सरकारी नौकरियां भी 4 गुना हमने ज्यादा दी हैं, रोजगार भी हम दे रहे हैं। हमने तमाम ऐसी स्कीमें लेके आ रहे हैं जिसको भी आपने गिनाया और आपने दिखाया। तो उस स्कीमों पे हम काम कर रहे हैं, और काम करने का रिजल्ट ये है कि आज उत्तर प्रदेश की आवाम ये कह रही है कि ये हमारा बजट है, और सराहना कर रही है। आज के वक्त में जो विपक्ष है, मेरी उनसे भी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम तो कैमरे पे नहीं कह सकते, लेकिन आपका बजट वाकई में सराहनीय है। काफी लोगों से बातचीत हुई, आवाम से बात हुई, उन्होंने कहा ये बजट वाकई में ऐतिहासिक और सराहनीय आपका है। देखिए, राजनीतिक दल सब अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन जब आवाम से जुड़ा मसला होता है तो एक बार तारीफ हर एक के जुबान से निकल ही जाती है कुलदीप जी, और वही वो आवाम उत्तर प्रदेश की है जिसकी जबान से निकल गया कि वाह योगी जी, वाह क्या आपने बजट बनाया है आवाम के लिए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता, आवाम आपका शुक्रगुजार है और रहेगी। ठीक है कपिल जी, मतलब छुपकर आपने ही बधाई दी थी क्या कमर अली जी को? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, ये तो हमारे भाई हमें तो बधाई देते रहते हैं। कमर भाई लपेटते अच्छा है, एक भी आंकड़े पे कोई बात नहीं। बहुत दुख हुआ कि बजट पे, और इन्होंने ये भी बताया बड़ा यशस्वी बजट रहा है। मैं तो पॉइंट आंकड़े भी दे दूंगा, मैं तो पॉइंटवार बात करूंगा। सबसे पहली चीज कि हमारी जो वर्तमान सरकार ने वर्तमान बजट प्रस्तुत किया है, ये अंतिम बजट है इनके इस कार्यकाल के दौरान। इसके बाद नई जो सरकार बनेगी वो बजट लेकर के आएगी। इसलिए लोक लुभावन वायदे कर देना एक अलग की चीज हो गई, और सबके खाते में कुछ ना कुछ दिखा देना, ये तो पुराना इनका ढर्रा रहा। क्योंकि जो 3 लाख समथिंग करोड़ की बजट से इन्होंने शुरू किया था 2017 को, उसको एक्सपेंड करके ये ले आए हैं 5,50,000 करोड़ के ऊपर। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, पिछला जो बजट था सन 2020-2021 का, उसमें 5,12,860 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट था, और उसके अंदर पावतियां बताई गई थी, तो वो करीब करीब 5 लाख करोड़ की जो इनके तमाम जगहों से राजस्व की निधि आनी थी। इन्होंने बताया था कि हमारा घाटा करीब करीब जो है 30,000 करोड़ का होगा, और इन्होंने उस योजना में पुरानी योजनाओं को कंटिन्यू करते हुए केवल 10,000 करोड़ रुपए की नई योजना डाली। अब वर्तमान समय में जो इन्होंने अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है वो है 5,50,000 करोड़ से ऊपर। इन्होंने पिछला जो बजट था 5,12,000 करोड़ का, उसमें से मात्र 3,54,000 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम ये खर्चा ही नहीं कर पाई। ये ऐसी निकम्मी सरकार थी कि अपनी कोई योजना पूरी नहीं कर पाई।
और वो बजट वापस कर दिया, और उसके बाद भी राजस्व घाटा बढ़ा दिया, क्योंकि 30,000 करोड़ का राजस्व घाटा बढ़ करके अनुमान इनका आया है 90,000 करोड़ रुपए का। और इन्होंने बजट घाटा में अनुमान जताया है कि हम 4.4% जो है रिकवरी रेट हमारी रहेगी, हम इतने पे ले करके आएंगे। केंद्र सरकार ने जब बजट प्रस्तुत किया था तो वो 9% का इस समय डिफिसिट में चल रही है राजस्व घाटा, और उन्होंने 6% के करीब में वो कहे थे कि हम लेकर के आएंगे। ठीक ये उसी तरीके से घोषणा वीर सरकार है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि ये किसी भी बजट को उठा लीजिए, उसमें कृषि के लिए, उसमें महिलाओं के लिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, सबके लिए बजट का कौन सी सरकार प्रयोजन नहीं करती है। इन्होंने भी मुसलसल 2017 से लेकर के सब में पॉइंट वाइज किया है। मैंने आपको ये बेहतरीन आंकड़े इसलिए प्रस्तुत करके दिए हैं कि तस्वीर साफ हो जाए। यानी कि इनका जो बजट 2017 का था, आज वो उतना ही बजट खर्चा कर पाए हैं 2020-2021 का, और 2021-2022 का जो ये बजट बता रहे हैं ये चुनावी बजट है, क्योंकि ये पूरा नहीं कर पाएंगे और इन पर दायित्व तो भी नहीं होगा कि हम उनसे पूछ सके, क्योंकि गवर्नमेंट उस समय बदल चुकी होगी, और ये कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री की गवर्नमेंट आ जाए। ठीक है। तो मैं एक चीज ये कहना चाहता था। दूसरी बात, अब हम पॉइंटेड बात कर लेते हैं। मैं नहीं कुलदीप भाई, मैं इसलिए छोटा सा एक पॉइंट उठाऊंगा। किसान के ऊपर इन्होंने, कबीर जी मैं दोबारा आऊंगा, कबीर जी दोबारा आऊंगा, लेकिन एक सवाल आपने बड़ा अहम खड़ा कर दिया। बीबी तिवारी जी अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। तिवारी साहब, आपसे समझना चाहूंगा, कपिल श्रीवास्तव ने जिस तरीके से कहा कि बजट तो बहुत बड़ा बंपर बजट का ऐलान कर देते हैं, खर्च नहीं करते हैं, 3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया, बाकी खर्च ही नहीं किया, इसमें कितनी सत्यता है? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है सब्सिडी पर, सैलरीज पर, वेतन पर, शायद 3 लाख करोड़ तो उसी में खर्च हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो बजट आया है ये कोरोना काल के बाद आया है, और उम्मीद करी जा रही थी कि इस बजट को थोड़ा सा विस्तार मिलेगा, थोड़ा सा बजट बढ़ा करके होगा। अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में और ले जाएं, कपिल जी की बात को थोड़ा सा और विस्तार दे दें, तो हम ये देख रहे हैं कि 18-19 का बजट जो था वो 17-18 से 43,000 करोड़ ज्यादा था, और 19-20 का बजट जो था वो 18-19 से 51,000 करोड़ का ज्यादा बजट था, और इसके बाद वो घट करके 33,000 करोड़ पर आया, और इस साल केवल 37,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे, कोरोना काल के बाद चुनौतियां सरकार के सामने ज्यादा है, और उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के पास व्यय करने के लिए ज्यादा संसाधन होने चाहिए और ज्यादा खर्च की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन सरकार शायद अपने रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए उतने ज्यादा विस्तार पर गई नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि अगर हम इस खर्च की बात करें तो खर्च तो बाद में आएगा, लेकिन पहले रेवेन्यू की तो बात कर लीजिए। रेवेन्यू की बात तो यह है कि जो पिछला रेवेन्यू आपका रिसीव्ड था उसमें डेंट लगने की संभावना थी कि जीएसटी कलेक्शन आपका कम होगा, लेकिन जीएसटी कलेक्शन का आपका एक्सपेक्टेशन मात्र 4,000 करोड़ रुपया कम हुआ है। यानी 4,22,567 करोड़ का पिछला था और 4,18,340 करोड़ का अब की है। तो इसका मतलब रेवेन्यू पर आपके कोई डेंट नहीं पड़ा है, तो आपको विस्तार थोड़ा देना चाहिए था। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात आते हैं। देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है, हाँ, यहां पर सरकार के लिए जब आप खर्च करेंगे तभी आपका डेफिसिट बड़ा होगा। जैसे केंद्र सरकार ने बड़ा पायदान लिया, बड़ा कैनवास लिया, तो उसका डेफिसिट फाइनेंसिंग 8 पॉइंट ज्यादा पर गया। उसका जो फिजिकल डेफिसिट था वो 8 पॉइंट समथिंग है, उसने 6% का टारगेट रखा। 1 मिनट। और जो अभी जो राज्य सरकार ने उतना बड़ा कैनवास नहीं ग्रहण किया, तो इसका परिणाम यह हुआ कि आपका डेफिसिट जो है पिछले 2.97 से बढ़कर के केवल 4.17 पर पहुंचा। हाँ, आपने एक अच्छा काम किया कि आपकी जो राज्य की ऋणग्रस्तता थी, जो आप अपने टोटल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.8% केवल ब्याज चुकाने में और कर्ज चुकाने में खर्च करते थे, वो अब आपने थोड़ा सा कंट्रोल किया है, बहुत माइनर सा, 28.1% पर ही है। यानी आप अब भी बड़ा हिस्सा आप कर्ज चुकाने पर खर्च कर रहे हैं या ब्याज चुकाने पर खर्च कर रहे हैं। ज्यादा टेक्निकल नहीं होते, तो अभी सरकार के सामने ज्यादा टेक्निकल नहीं होते। तिवारी जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि जो बजट है, आपने जैसा कहा कि इतना नुकसान नहीं हुआ था सरकार को रेवेन्यू रिसीट्स में, और सरकार अपना दायरा और बढ़ा सकती थी, लेकिन सरकार ने दायरा अगर नहीं बढ़ाया तो मैं ये समझना चाहूंगा कि जो चुनावी वादे होते हैं या फ्री बीज होती हैं
या फिर अलग लोक लुभावन जो योजनाएं होती हैं उन पर गौर नहीं किया है सरकार ने, सब्सटैंशियल रखा है बजट को। नहीं, बिल्कुल ये गौर किया। अरे देखिए, आपको बता दें, ये सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट है और आगामी चुनाव है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार उस पर ध्यान ना दे। अब जैसे किसान पेंशन योजना को बढ़ा करके 3100 करोड़ रुपया किया गया है, ये एक फ्री वीज है। अभ्युदय योजना में फ्री कोचिंग के साथ छात्रों को अब बांटा जाएगा टैबलेट, ये फ्री वीज है। सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए अब तक किसी भी बजट में अलग से प्रावधान नहीं किया गया था। 1430 करोड़ रुपया ये फ्री वीज है, चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया वादा है ये। कोरोना काल में 54 लाख लोगों का भरण पोषण किया आपने, उसका अब बजट में आप उल्लेख कर रहे हैं, ये चुनाव को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। मनरेगा में आपने 29.58 लाख रोजगार सृजन किया, ये बजट में उल्लेख कर रहे हैं। इसका मतलब ये चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है। आप उनकी बात करिए जो पढ़े लिखे नौजवान टेक्निकल एजुकेटेड है, टेक्निकली एजुकेटेड है, जो इंडस्ट्री का वर्कर है, वो मनरेगा में काम नहीं करता है। उसके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। आपने एमएसएमई की बात करी, एवरीवन कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर। सब लोग उत्पादक नहीं हो सकते, सब लोग निवेशक नहीं हो सकते। एक बड़ा वर्ग जो एजुकेशन बीटेक करके आता है, एमटेक करके आता है, या एमएससी या चीजें करके आता है, उसके रोजगार की भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और ये राज्य का दायित्व होता है। हाँ, आपने महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत करी, ये 200 करोड़ रुपया प्रावधान किया, ये भी फ्री वीज है। कोविड की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया, ये अनिवार्य चीज थी, ये सराहनीय है। 18 घंटे विद्युत आपूर्ति करने की बात करी, ये फ्री वीज नहीं है, लेकिन यहाँ तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसे पूरे तरीके से फ्री वीज के तौर पर ही देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कमर अली जी। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव कुछ और चीजें अगर 2022 फ्री के वीज चुनाव के रूप में है, लेकिन वो उनका देखिए योजनाएं। जी कमर अली जी। देखिए कुलदीप जी, जब बजट बनता है तो हर शख्स की उसमें अहमियत होती है। मैंने आपसे कहा कि जब बजट बनता है तो उसमें हर शख्स की अहमियत होती है, बच्चे से लेकर ज़ईफ तक की अहमियत होती है, उसके लिए भी हमने खास प्रावधान किया। जहां तक कि कपीश जी ने एक बात कही थी कि बजट खर्चा नहीं किया, तो उसकी बात भी कुलदीप जी हो जाए, क्योंकि सवाल जब होता है जवाब भी देना लाजमी होता है। आपने देखा कि बजट, क्योंकि कोरोना काल लग गया था, कोरोना काल में हमने तमाम ऐसे काम किए जो कि हमारे बजट में नहीं थे, लेकिन हमने बाखूबी उस चीज़ को निभाया, क्योंकि हमारे पास कम संसाधन थे, लेकिन हमने उसमें भी काम किया और गरीबों के लिए काम किया, हर व्यक्ति के लिए काम किया। हमने 4-4 महीने जैसे राशन फ्री दिया, ठीक है, हमारी अपनी योजना थी। जनधन योजना में वालदाओं बहनों को हमने 500-500 रुपए डाले, ठीक है, केंद्र की योजना थी। उज्ज्वला गैस हमने 4-4 महीने हमने गरीबों भाइयों को बहनों को फ्री दी, वो भी केंद्र की योजना थी, लेकिन यूपी सरकार ने दी। देखिए, हमने जो योजनाएं बनाते हैं वो भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के बनाते हैं। जो रह जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ लोग रह जाते हैं तो उसको मुख्यमंत्री आवास योजना हम देते हैं। और ये बात करते हैं कि हमने बजट नहीं खर्चा किया, हमने बजट से जाके अदर्स खर्चे भी हमने किए हैं जो कि हमें करना चाहिए थे। होता क्या था कि पहले इनके वक्त पे जो 400 करोड़ 300 करोड़ आंकड़ा आपको अजीब सा लगता होगा, लेकिन इनके वक्त पे क्या होता था, सब खर्चा हो जाता था, होता कुछ नहीं था। हमारे वक्त पे जितने अधिकारी जेल गए हैं आज तक, IPS IAS पीसीएस जितने भी गए हैं, बाबू कलर गए हैं, वो आपने देखा कि आज हमारी सरकार में गए लगभग 1100, आज तक किसी की सरकार में नहीं गए। भ्रष्टाचार नहीं होता है। बोल दी एक योजना 4 साल में थी जो आपने योगी सरकार की सपने की योजना पूरी कर दी। कौन सा शिलान्यास किया, उद्घाटन कर दिया जो उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण। हमने सारी योजनाओं, कपिल जी, हमने सारी योजनाओं को की है। आपने 15 साल किसान भाइयों पे राज किया था, आप उनको कर्जदार बना के गए थे। मेरा एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। जो 86 लाख किसान भाइयों को कर्जा हमने माफ किया था पहली कैबिनेट में, आप उसका जवाब दीजिए। सबसे पहला कुलदीप जी से ये जवाब लीजिए कि 15 साल राज करने वाले आज हमसे हिसाब मांगते हैं। 15 साल सरकारी मुलाकात कर रहा था, आप झूठ बोलते हैं। जितना बजट दिया गरीब भाइयों के लिए दिया, क्या आपने कभी भी पिन टॉयलेट आपने सोचा? नहीं सोचा। हमने वालदाओं बहनों के लिए हमने ठीक है, टॉयलेट थोड़ा 1-2-1 कर लेते कभी आपने सोचा? नहीं कमर अली जी 1-2-1 कर लेते हैं। अगर आपके पास आंकड़े हो तो आप भी बताइएगा। काम कर सकते हैं। कमर अली जी 1-2-1 कर लेते हैं। अगर आपके पास आंकड़े हो तो आप भी बताइएगा, और कपीश जी आप भी बताइएगा। मेरे पास सारे आंकड़े, बिल्कुल आप भी बताइएगा
बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही है योगी सरकार, और आपका भी ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करवाया। एक्सप्रेस वे की अगर बात कर ली जाए, मैं आपसे जानना चाहूंगा कबीर जी, आप ही बताइए कि 2012 से लेकर 2016 और 17 तक एक्सप्रेस वे की लेंथ आप गिनवा दें, और कमर अली जी आप भी सुनिश्चित कर दें कि 2022 से पहले पहले एक्सप्रेस वे की 2017 से 22 तक कितनी लेंथ एक्सप्रेस वे की हो जाएगी। बहुत पहली थी शुरुआत। हमने जिन सपनों का योजनाओं का योजना बुना, 23 महीने के अंदर उस सपने को पूरा करके दिखाने वाला काम किया है आगरा एक्सप्रेस में, जिसपे कि विमान उतर गए। पहले राउंड में आप सबको ले लिया करें भाई। दूसरी बात सुन लीजिए, बसपा सरकार के गवर्नमेंट की जो यमुना एक्सप्रेस वे थी, उसको पूरा कराने के काम समाजवादी पार्टी ने किया था। महत्वपूर्ण रूप से मेट्रो का उद्घाटन हमने लखनऊ में किया, और एक स्टेशन कमर भाई आगे नहीं बढ़ा सके, उसी इंजीनियरिंग गेट के जाके समाप्त हो जाता है। और हमने उस समय भी ट्रेन ला करके दे दी थी और उद्घाटन कर दिया था, चला के दिखाया था। और ये जानबूझ करके फंसाए हुए थे, एनओसी नहीं दे रहे थे। आलमबाग तक किया था। मैंने 1 to 1 मैंने कहा उस तरीके से कंपैरिजन कर लेते हैं। ये आलमबाग तक खाली है, मोसी आलमबाग तक आई है। सुनते जाइए, मैं अभी जब खत्म कर लूंगा तब आप कहिएगा। कबीर जी रोकूंगा जरा, कबीर जी रोकूंगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी थोड़े नाराज हो रहे हैं। त्रिपाठी जी, आज के बजट को लेकर आपका नजरिया। देखिए, नाराज नहीं हो रहा हूं, लेकिन टाइम सबको मिलना चाहिए, जी, कांग्रेस जी, को भी जी। मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कुलदीप जी, आज जो बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया है, ये उनका आखिरी और अंतिम बजट चुनाव को लेके बजट है। ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव होगा, मैं ये कहता हूं $1 ट्रिलियन की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी जब सत्ता संभाली थी। आज कहीं से वो दिखाई नहीं दिया बजट में $1 ट्रिलियन का लक्ष्य। और जो बॉडी लैंग्वेज था मुख्यमंत्री का, वो कहीं ना कहीं ये बहुत दबाव में था बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि उनको चुनाव मैदान में जाना है, 2022 के चुनाव मैदान में जाना है जनता के बीच। हाँ, उन्होंने कुछ योजनाएं जो उन्होंने नई लॉन्च की है या नई चीजों पे उन्होंने फोकस किया है, जैसे हर घर को जल देना, पानी की शुद्ध पानी की बात उन्होंने कही, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो या हर घर को मकान देने की बात हो, डिजिटलाइजेशन की बात हो, कुछ चीजों में सरकार ने काम करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो 2018 से लेके और 2020 तक का जो बजट था, इन्होंने पहला औद्योगिक बजट पेश किया 18-19 में, 19-20 में मात्र शक्ति का बजट पेश किया, 20-21 में प्रदेश के युवाओं को समर्पित बजट था। मैं ये पूछना चाहता हूं कमर अली जी से कि इस पूरे बजट के पूरे उसमें अभी आंकड़े हमारे अर्थशास्त्री ने सब दे दिए आपको, लेकिन क्या धरातल पे क्या उतरा है, कितने रोजगार पैदा हुए हैं? एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, सारी चीजों की बात करते हैं, लेकिन कितने रोजगार दिए अभी तक उन्होंने, ये प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। और उन्होंने किस तरीके से कोविड काल के बाद जो भी मुसीबत परेशानी आई, जितने भी संगठित मजदूर थे या संगठित मजदूर थे, किस तरीके से उन्होंने उनको रोजगार दिया, कितना पैसा उन्होंने वहां लगाया, ये बताने का प्रयास नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी। और देखिए, कोई भी सरकार होती है, जब चली चला की वेला होती है, तो वो भारी भरकम बजट, अपना ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करती है। ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत आप करिए, आपको पूरा अधिकार है, आप जनता का लोक लुभावना बजट पेश कीजिए, लेकिन जनता में वो चीज डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, ये इसकी मॉनिटरिंग किसने की है? ठीक है, इसका उनको कमर अली जी, तो बजट ये जवाब उन्होंने नहीं बताया। मैं मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था वहां पे। ठीक है कमर अली जी, जवाब जो आपको देना है वो दरअसल देना है कि कोविड काल में रोजगार रोजगार जवाब और ये आंकड़ा आज का नहीं है, ये आंकड़ा कोविड से भी पहले का है। जो आपका सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसका आंकड़ा क्या कहता है? 2019-20 में 430 मिलियन जो एम्प्लॉयड पीपल थे, अब वो 400 मिलियन रह गए, और ये आंकड़ा और तेजी से गिर भी सकता है। तो जहां 1 करोड़ हर साल जॉब सीकर पैदा हो रहे हैं, वहीं 30-30 लाख नौकरियां। इसका जवाब मैं दे देता हूं, इसका जवाब कुलदीप जी, इसका जवाब देखिए, नहीं, सरकार का फेवर करना नहीं कहिएगा, इसको माफ करिएगा, सरकार का फेवर। जी अरे सुनिए तो, जी आप सुन तो लीजिए, इसको सरकार का फेवर करना मत कहिएगा, चूंकि आपने CMIE की बात करी है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करी है, उसी में देखिएगा जनवरी का डेटा आप देखिए, उठा करके अभी साइट खोल करके खुद देख लीजिए। जनवरी और फरवरी में, 10 फरवरी तक का डेटा अपडेट हुआ है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट मात्र 4.5% है यूपी की, जबकि आपके पड़ोसियों की सबसे हाईएस्ट
17% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आज की भी डेट में। आपके पड़ोसी राजस्थान की, महाराष्ट्र की 11% है, आपके हिमाचल की आपकी करीब 12% है। आप ध्यान दीजिए, इस पर आप नहीं जाइए, आप सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हुआ है। आप दूसरे आंकड़ों के साथ खेलना, तिवारी जी, नहीं, एक मिनट, अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। बताइए। हाँ, आंकड़ों के साथ खेलना कोई सरकार से सीखे। सरकार को आंकड़ों से आप नहीं हरा पाएंगे, आप मुद्दों से भले हरा लीजिए। सरकार आंकड़ों के साथ खेलना जानती है। ठीक है, ठीक है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सिद्धि श्री के पास मैं नहीं पहुंचा हूं, लेकिन जरूर ब्रेक के बाद तुरंत वहीं पहुंचेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अपनी किसानों की मेहनत का करते हुए सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 सालों में पहली बार बनाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदने का नया कीर्तिमान। 95% से भी ज्यादा पंजीकृत किसानों ने बेचा अपना धान। कुल पंजीकृत किसान हो या धान बेचने वाले किसान, धान की खरीदी हो या कुल धान उपार्जन की मात्रा, पिछले 2 वर्षों में इन सभी में हुई है जबरदस्त बढ़ोतरी। किसानों को मिला उनकी उपज और मेहनत के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 5,750 करोड़ रुपए की कृषि आदान सहायता। किसानों के योगदान से बनी छत्तीसगढ़ की धन धान्य प्रदेश के रूप में पहचान। जनता की सेवा, जतन और सरोकार, यही है छत्तीसगढ़ सरकार। तिनके तिनके में तारा, जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। उद्योगों के पहिए घूमे, रोजगार की राह खुली है। बिना घूस सरकारी भर्ती, चर्चा गूंजे गली गली है। अमन चैन फिर वापस लौटा, यूपी में अपराध घटा है। अपराधी यूपी से भागे, अब दहशत का बंद कटा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। मोदी जी हैं मार्ग दिखाते, योगी जी संकल्प निभा। दोनों जननायक कर्म योग से यूपी की तकदीर बनाते। सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सभी नागरिक हों खुशहाल। अथक प्रयासों का प्रतिफल है सुधर रहा यूपी का हाल। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। अब यूपी की बात ही अलग है। तिनके तिनके में तारा, जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला।
यूपी बजट 2021 पर चर्चा जारी है। हमारे साथ बहुत से मेहमान जुड़े हुए हैं और मेगा बजट, बम्पर बजट इसे कहा जा रहा है, लेकिन जो स्थितियां हैं उसके अनुसार कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह बजट और बड़ा होना चाहिए था और समावेशी होना चाहिए था। इस पर और ज्यादा चर्चा करेंगे। सिद्धि श्री हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ी है, उनके पास मैं गया नहीं हूं। सिद्धि श्री, दो सवाल। एक इंटरेस्टिंग सवाल तिवारी साहब ने जिस तरीके से समझाया कि बेरोजगारी की दर जो है वो आस पड़ोस के राज्यों में कहीं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.5% के आसपास है। लेकिन दो सवालों से शुरुआत करता हूं। कुछ सवाल ऐसे, क्या उनको भी आप सुमंगला योजना 1200 करोड़ बच्चियों को टैबलेट दिए जाएंगे, 600 करोड़ कृषि दुर्घटना योजना, ये बहुत अहम साबित हो सकती है। फार्मर एफपीओ जो बनाए जाएंगे ये भी अहम साबित हो सकते हैं। 700 करोड़ जो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए दिया जाएगा किसानों के लिए, ये भी अहम हो सकता है। लेकिन खैर वो आने वाले में वक्त में पता चलेगा। इन दो सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगा। 3-4 योजनाओं का जो जिक्र किया मैंने किसानों को लेकर, क्या किसानों का आक्रोश इससे कम होगा? जो लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, और बेरोजगारी दर पर पड़ोसी राज्यों और खासतौर पर राजस्थान को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार पूरी तरह इवेंट और ब्रांडिंग की सरकार है। ये पूरी तरह से जो प्रस्तुत करने की इनकी कला है वो बहुत ही बेहतरीन है और इसमें जनता का कोई भला नहीं हो सकता। बहुत सी योजनाएं इन्होंने दी। सबसे पहले तो सरकार, जब बजट है, सरकार का बजट बढ़ रहा है तो रोजगार यहाँ घट रहे हैं। रोजगार की दर क्या हो गई? आप अभी बताया 4% यहाँ उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे समय में जो स्वास्थ्य विभाग की आपने बताया, स्वास्थ्य विभाग में अभी 7,000 डॉक्टरों की कमी है, 20,000 नर्सेस की कमी है। तो ऐसे में आप बच्चों को आगे स्कूल तो बंद किए जाने की बात अभी हुई थी लॉकडाउन के समय में। उसके बाद वो बच्चे को लैपटॉप बांटा जा रहा है, फ्री में कोचिंग होगी। जब आप स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे और भी बहुत सी योजनाएं ठप की जा रही हैं, तो ऐसे में इन सबका क्या लाभ है? आप ये देखिए कि ये 3,65,000 जो ये वित्तविहीन शिक्षक हैं, इनको वेतन नहीं मिला अभी पिछले इसमें। उसके बाद मिला तो आधा मिला। आप इसका मानदेय तय करिए। जो भी योजनाएं बना रहे हैं, जो भी बजट है, इस बजट का तो सबसे पहले पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए कि आपने क्या किया, कितना खर्चा हुआ, बीजेपी ने किस प्रकार से खर्चा हुआ है, कितने प्रतिशत खर्चा हुआ। तो इसका पूरी तरह से पहले लेखा जोखा जनता के सामने आना चाहिए। अभी इन्वेस्टर समिट 2 बार हुई, हजारों करोड़ लगे, बहुत से घपले भी हुए उसमें। ओडीओपी की भी बात कही तो वो भी काम कहीं नहीं दिखा, किसी स्तर पे नहीं दिखा। और ये 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई, गोद लेने की गांव को बात हुई, वहां पे कौन सा सौंदर्यीकरण हुआ? कहाँ गया वो पैसा? वो पैसा जनता के बीच में आना चाहिए, हिसाब किताब सामने आना चाहिए। तो ऐसी में अभी कोरोना काल में किस प्रकार से रोजगार ठप हुए, बेरोजगारी बढ़ी, लोग त्राही त्राही मचा रहे थे। खाने पीने का भी किस प्रकार से लोगों के बीच में, वो प्रवासी मजदूर थे, बहुत आसानी से सिद्धि श्री इस बात का जिक्र कर रही हैं। क्या वैसा ही 65% अभिभावक अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर सकते जी। ठीक है। और इरिगेशन की बात आपने करी, अभ्युदय को लेकर उन्होंने कहा कि बिजली से स्कूल कॉलेजेस बंद है, इसलिए इस तरीके की योजनाएं लाई जा रही। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार दावे करती है 30 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, मीटर लगे थे जो 60 से 65% कंज्यूम कर रही है, ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रही है। तो वो कैसे बिजली का कैसे काम हो पाएगा जी? ग्रामीणों ने कहा कि हम दिया जला के रह लेंगे। सिद्धि श्री जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी प्रभात जी, जनता को जनता त्राही त्राही कर रही है। जी कुलदीप जी बताइए सवाल। हाँ जी, सवाल मेरा ये कि उन्होंने कहा कि पद रिक्त पड़े हुए अस्पतालों में, सरकार दावे कर रही है 30 नए मेडिकल कॉलेज वो बना रही है, अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है मेडिकल कॉलेजेस में। इसके अलावा भी उन्होंने 2-4 बातों का जिक्र किया उस पर का। नहीं देखिए, जिस तरीके से सरकार नहीं वो उन्होंने जो जिक्र किया वो बिल्कुल जिक्र सही है। देखिए, सरकार को कोई भी दावे, अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो वो धरातल पे दिखने चाहिए। आपकी योजनाएं अच्छी हो सकती हैं, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन जो ब्यूरोक्रेट्स, जो नौकरशाह करते हैं, वो काम नहीं हो रहा है। अच्छा, उसकी आपने मॉनिटरिंग क्या की? आपके विधायक और आपके जनप्रतिनिधि पूरे 4 साल क्या करते रहे? सबसे बड़ा सवाल यह है, पिछली सरकारों ने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने, हमें उसमें नहीं जाना है। आपकी सरकार ने 4 साल का पूरा कार्यकाल हो रहा है, आपकी सरकार ने जनता के लिए क्या किया?
क्या जनता की जेब में पैसा आया या जनता की जेब में पैसा है? अगर देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था का पहिया तभी चलता है जब जनता के पास पैसा होगा, आम आदमी के पास पैसा होगा, परचेजिंग पावर होगा, प्रोडक्शन होगा, परचेजिंग होगी, उससे आपका अर्थ विकास का पहिया चलता है। जब आपका आर्थिक पहिया रुका हुआ है और आर्थिक पहिया चल ही नहीं रहा है, तो आप किस तरीके से ग्रोथ करेंगे? और सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं एक बात कहूं, कुछ चीजें आपने अच्छी की हैं, ठीक है, आपने एयरपोर्ट्स की बात कही, आपने गुरुकुल की बात कही, आपने जो सैनिक स्कूल खोलने की बात कही, आपने सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस आप हिंदुत्व के नारे पे आप आए थे, आपने जिस तरीके से आपने पर्यटन और भारतीय संस्कृति को जीवंत करने के लिए जो आपके जितने भी मंदिर थे या जो भी जगह थी वहां पे आपने खूब पैसा दिया, आपने मदरसों के लिए पैसा दिया, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आपने मुसलमानों को रिझाने के लिए भी आपने मदरसे के लिए पैसा दिया, वो सारी तारीफ की जा सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप चुनाव मैदान में जाएंगे, 2022 के चुनाव मैदान में जाएंगे, तो आप जनता को क्या बताएंगे? अरे आप केंद्रीय योजनाएं गिना रहे हैं, केंद्रीय योजनाएं आती रहती हैं और जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया 4 साल के अंदर? और योगी मॉडल पे क्या कोई योगी मॉडल ऐसा कामयाब हुआ जिससे कि प्रदेश की जनता को रोजगार, प्रदेश की जनता को शिक्षा, प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य, प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था? बीबी तिवारी जी, आज की घोषणाओं में खास तौर पर किसानों के लिए ऐसी बातों का कोई जिक्र है? पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जो भी योजनाओं का आज बखान किया गया, उनमें कोई ऐसी बात का जिक्र है जिससे किसानों का जो ताजा आंदोलन चल रहा है उसका मर्म कम हो सके? और ठीक पंचायत चुनावों से पहले ऐसी कौन सी योजना है जो क्लिक कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? प्रभा जी, आपसे ही सवाल ले लेता हूं, तिवारी जी के पास आवाज नहीं पहुंच रही। दो अहम सवाल ये कि किसानों का मर, तिवारी जी आपको आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच गई है, आप फिर से पूछ लें। तिवारी, सवाल ये कि आज की बजट की योजनाओं में किसानों के लिए वो वाले कौन से पॉइंट है जो किसानों का जो ताजा आंदोलन चल रहा है उसका मर्म वो कम कर सके? और ठीक पंचायत चुनाव होने वाले उससे पहले कौन सा ऐसा फैक्टर, कौन सी ऐसी घोषणा है जो क्लिक कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी 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 जी, दो योजनाओं की बात मैं करूंगा। एक तो किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि अभी जो डीजल की प्राइसेज बढ़ रही हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेज बढ़ रही हैं, तो ये बड़ा उम्मीद था, खास करके घरेलू और किसानों को, दोनों को, घरेलू गृहिणियों को भी उम्मीद था कि सरकार वैट में थोड़ी सी कमी करके हमको कुछ राहत देगी, क्योंकि डीजल का बहुत ज्यादा प्रयोग किसान भी करता है। तो वहां पर एक बड़ी उम्मीद थी कि सरकार कुछ राहत देगी, लेकिन सरकार ने उसको छुआ ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे बड़ा उम्मीद था कि सरकार एमएसपी घोषित करना एक अलग बात है, उसका लाभ लोगों तक और जनता तक पहुंचना या उस पर किसान अपनी फसलों को बेच पाए, वो एक अलग मुद्दा है। तो सवाल इस बात का था कि एमएसपी को सरकार क्या, क्योंकि ये स्टेट का, एपीएमसी स्टेट का विषय है जी, यहां केंद्र कुछ नहीं कर सकता है, तो एपीएमसी के माध्यम से सरकार क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि हम अपने उत्पाद को सही मूल्य पर बेच पाएं और तब हमारा किसानों का आय दुगना होगा? ऐसे नहीं होगा। ठीक है। और तीसरी बात, एक अच्छे काम सरकार ने किया है, उसकी तारीफ भी कर दूं, वो ये था कि जो किसान का ये आपका दुर्घटना बीमा योजना थी, ये अभी तक केवल 5 लाख रुपया मिलता था, केवल जो उसके मुखिया होते थे उनके मृत्यु पर मिलता था। लेकिन सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि अब परिवार के कोई भी कमाऊ सदस्य को अगर इसमें दुर्घटना में होता है तो अब उनको मिलेगा, ये एक अच्छा काम है। लेकिन दो फ्रंट, जहां पर उचित उनके उत्पाद का उचित मूल्य और साथ ही साथ डीजल या पेट्रोल पर बढ़ी हुई महंगाई का असर। कपिल श्रीवास्तव जी, लगातार डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, वित्त मंत्री जी, ठीक है, एक ना केंद्र सरकार की ओर से कोई राहत दी जाती है, ना राज्य सरकार की ओर से कोई राहत दी जाती। केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने, कपिल जी से बात कर जी, केंद्र सरकार के वित्त मंत्री ने कहा था। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, तिवारी जी के आंकड़े को मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहेगा। तिवारी जी बुरा न मानिएगा, मैं आंकड़े पेश कर दूंगा आपको। 2020 में 34 लाख से ज्यादा बेरोजगार, साक्षर बेरोजगार रजिस्टर हुए थे। ये श्रम मंत्री के आंकड़े हैं, जो कि पहले से 54% ज्यादा थे। और कोरोना काल के पहले उत्तर प्रदेश में जो ये 15.8% बेरोजगारी थी, इस समय 23% है।
जिसमें साक्षर और गैर साक्षर दोनों शामिल है, तो इसको भाई सुधार साहब करना है। भाई मैं जवाब दे दूं। भाई साहब, जो गलत डेटा चेक मैंने नहीं दिया करेगा। था, जो डेटा मैंने गलत, दिया था वो मैं- CMIE का डेटा था, वो कुलदीप आप जी, चेक कर सकते हैं। मैं भी कुलदीप जो जी, आपको मुझे मैं भी लगता जो है आपको डेटा दे रहा हूँ वो उत्तर कपिल भाई प्रदेश जो है, सरकार का डेटा है, वो झूठ किसी बोलने संस्था बोल का नहीं नहीं। पा रहे हैं, मुझे और लग मैं रहा है। दूसरी चीज आपको बता दूं, बुरा ना मानिएगा। कपिल देखिए जी, ठीक है, मैं आपके तथ्य अपनी जगह। कुलदीप जी, मुझे आप बराए आपने मेहरबानी अभी बोलने दें, आपने मुझे अभी एक मुनासिब बात नहीं कही है, आपने अभी एक बात कही है कि इन्होंने जो किसान दुर्घटना बीमा का राशि बढ़ाया, ये बड़ी बात इसलिए नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, MSCT केसेस को मैं देखता हूं, 3 कंपनियों का मैं पैनल एडवोकेट हूं। आपको हकीकत की चीजें बताएं कि पिछले बजट में भी 500 करोड़ रुपए दिया गया था। किसानों को कितना मिला, जरा पूछिएगा कि कितना दुर्घटना बीमा होगा। 80% उसका लाभ कंपनी लेकर के गई है। यही हकीकत है तिवारी जी, इसको पता कर लीजिए आप। तो ये कहने के लिए किसान का बजट है। मैं अब आपको पॉइंटवार क्यों हम कह रहे थे कि अरे भाई साहब, मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट आप होल्ड करिए, मैं डेटा दे रहा हूँ आपको। मैं किसानों पे क्यों बात करना चाह रहा हूँ तिवारी जी, डाटा मेरे पास भी है, सब लेकर के बैठा बकायदा, आपको अभी करीब ले करके सब दिखा देंगे। मैं दूसरी चीज आपको कहना चाहूंगा, मैं पूरी तैयारी के साथ बैठता हूँ। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा जैसे किसान की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर किसान, देखिए मोटी हेडिंग में है, आत्मनिर्भर किसान समन्वित विकास योजना के लिए कितना 100 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में कितने किसान परिवार हैं? अब आप सोचिए कि ये जूम क्या करके कहना दिखा चाहते हैं। दीजिए भाई साहब, सबसे- 4.9% सबसे बड़ी बात CMI 100 का करोड़ साइड खोल करके रुपए, बैठा हूँ। ये 100 लीजिए। करोड़ तिवारी जी, 1 मिनट चुप रहिए, आप लीजिए, बीच में जूम वरना करके हम दिखाइए बोलेंगे ना। तो आप पर अपनी चीजें कपिल दे श्रीवास्तव जी, 4.9% है भाई साहब। योजनाओं को सिरे से नकार देना। पहले कपिल श्रीवास्तव जी, अगर जनवरी 2021 नहीं निकाल रहा ये हूं, लीजिए। मैं सिरे से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिरे से नहीं निकाल रहा हूँ। मेरी पूरी बात मैंने 4.9% है भाई बहुत साहब, देर कपिल साहब। बाद आप आए, 3 बार आप त्रिपाठी जी, 3 बार आप इनके आप जूम करके दिखा दीजिए। शास्त्री जी के पास चले गए। आप एक बात बताइए, विपक्ष से आप लेंगे कि नहीं लेंगे बजट पे? तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में इंटरप्ट कॉल कर रहा हूँ मुझे। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले बात को आने दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, 100 करोड़ रुपए में आप कौन सी आमदनी दुगनी कर देंगे जब आप ये MSP पे खरीद नहीं बढ़वाएंगे? आज भी MSP पे 6% की खरीद के उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। क्यों औने पौने पे हमारा किसान बेचने के लिए मजबूर हो रहा है? और सरकार क्यों नहीं अपनी चीजों को बाहर बना रही है? जहां उसे 6 डेस्क लगाने थे, 3 डेस्क क्यों लगवाए? त्रिपाठी जी से पूछिएगा, इनकी बाराबंकी पर रिपोर्ट थी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभात जी, वो बताएंगे आपको। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, गन्ना का समर्थन मूल्य 2017 में आपने कहा था कि हम 450 रुपए करेंगे। आज भी आप 335 रुपए करके ले आ रहे हैं। आप अगर उसका चीजों को नहीं बढ़ाएंगे तो आप उसकी आमदनी कैसे दुगना करेंगे? और ये 100 करोड़ का बजट का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 500 रुपए हम किसान ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कमर अली दे जी, रहे हैं। कमर अली और जी, आपको बता दें, कुलदीप जी, 700 करोड़ रुपए कपिल जी, इन्होंने सवाल आ गए चालू आपके, किया। अब जवाब के बाद फिर सवाल ले अभी लीजिएगा, मुझे जवाब ले अभी लीजिए तो पहले। केवल 15,000 कमर अली जी, पूरे निकालना। प्रदेश में केवल 15,000 सोलर पंप लगाएंगे। फिर ये बताइए क्या? 15,000 सोलर पंप का क्या अरे मतलब कपिल होता जी, है? सच को कबूल करिए, 2 मिनट के लिए बात सुन लीजिए। जी जी, कमर अली जी, बात रखिए। प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलने आए, 15 साल तक आपने राज किया, अब ज्ञान बांट रहे हैं। अब आप क्यों नहीं बांटेंगे? इनका जो हम गन्ना ज्ञान नहीं बकाया था बांटेंगे, इसलिए किसान कि आप या तो भाइयों आंकड़े का पे बात कीजिए। हमने उनका और कर्जा अगर दिया ज्ञान है, बांटना है तो कर्जा हमने आप दिया मेरी है बातों का 3 साल का, सतर्क, 3 मेरी बात साल का सुनिए। कर्जा आप मेरी बातों का जवाब आपने 3 साल का पेमेंट बाकी आपने दिया, मैं हमने दिल्ली दिया। से बात करता हूँ। आप कर्जदार क्यों बना के आप गए? ज्ञान मत बांटिए मुझे बैठ करके। बिल्कुल, मैं आंकड़े 2 नहीं, लाख करोड़ मैं रुपए साक्ष्य लौटा दे दिए रहा आपकी हूं। निकम्मी सरकार ने, मदरसों का खर्च जो नहीं कर पैसा पाए, था, और लोक लुभावन वो बजट शिक्षकों ले का करके पैसा आप था, देश के वो 3 जनता के साल हाथ का में भूल वेतन रोक के क्या गए थे, हमारी सरकार ने दिया है। 3% की आपने 3 साल का बेरोजगारी गन्ना दर मिलों का के अंदर कर दी भुगतान है। आपने नहीं दिया, मैंने मनरेगा दिया के है। अंदर किसान आप भाइयों का कर्जा मैंने माफ किया है। क्या बात करेंगे आप बैठ के? आप आंकड़ेबाजी की बात करेंगे? हमारी सरकार को जर्जर व्यवस्था मिली थी। आप 3 पेमेंट का जवाब दीजिए, सिर्फ 3 पेमेंट का। आप मुझे 3 पेमेंट का जवाब दे दीजिए तो मैं आपके काबिलियत को मान जाऊंगा, आपकी काबिलियत को मैं मान जाऊंगा। गन्ना किसानों का भुगतान पहला, मदरसा 3 साल का भुगतान मदरसों का। चौथा, आप एक बात बता दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए मुझे। आप कुलदीप जी इनसे जवाब लीजिए, अगर इन नेता है भारतीय, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, मैं इनसे जवाब मांग रहा हूं। जो एक कर्जदार बना के गए थे किसान भाइयों को, 3 साल का गन्ना भुगतान था, हमने दिया है।
3 साल के शिक्षकों का, मदरसों का, जिनका वोट बैंक हासिल करते हैं मुसलमानों का, अरे झूठ बोलना बंद भारतीय कीजिए। जनता पार्टी डर दिखा के 14,000 उनका 3 करोड़ साल का रुपया वेतन हमने दिया है, 1 लाख रुपया, और मानने और उच्च न्यायालय के आदेश देने के बाद भी किसानों को हमने माफ किया है। आप कैसी बात अच्छा करते प्रभात जी, हैं? ठीक आप है, इन किसानों दो के हमदर्द आपको बनते हैं। दो बातें आप किसानों के हमदर्द बनते हैं। प्रभात जी आपसे जानना चाहूंगा गन्ने को लेकर हकीकत क्या है? आप बजट इनसे का ये भाई पहलू नहीं सरकार से है, पूछिए। लेकिन गन्ने को लेकर हकीकत क्या है? यहाँ की मौजूदा सरकार कहती है उन्होंने जो पिछली सरकार के बकाए गन्ने के वो भी बकाए उन्होंने भुगतान किए। दूसरी बात जैसे कपीश जी ने की, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी योजनाएं जो कृषि बीमा योजना है उस पर तो सरकार ये कहती है कि उनका डिस्बर्समेंट जो है 90,000 करोड़ तक का है। अगर इतनी बड़ी रकम कृषि बीमा के तहत किसानों को मिली है क्लेम के तौर पर, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन हकीकत क्या है? ये मैं यूपी सरकार के आंकड़े नहीं दे रहा। जिस तरीके से हमारे ये कह रहे हैं कि किसानों का हमने पिछली सरकारों का पैसा हमने दिया है, ये सही है कि पिछली सरकारों का बहुत सा पैसा इस सरकार ने चुकता किया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर किसानों के चेहरे पे, मैं एक बात कहता हूं, आप 5,50,000 करोड़ का बजट ले आइए, लेकिन क्या 24 करोड़ जनता के चेहरे में मुस्कुराहट आ रही है? बजट आपका भारी भरकम हो या ऐतिहासिक बजट हो, लेकिन प्रदेश की जनता के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं विपक्षी पार्टी कोई भी आरोप लगा रही है, विपक्षी पार्टी अपनी बात कहेगी, वो विपक्ष में है, सत्ता पक्ष अपनी बात कहेगी। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि आज जो बजट पेश हुआ है या पिछले 4 बजट और भी पेश हुए हैं, क्या प्रदेश की जनता में मुस्कुराहट आ रही है? क्या व्यापारी खुश है? क्या छात्र खुश है? क्या नौजवान खुश है? क्या महिलाएं खुश है? हम लोग महिलाओं की बात ही नहीं करते, महिलाओं को छू नहीं रहे हम लोग जिस तरीके सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, लगातार बढ़ रहा है, और महिलाओं की किचन खाली हो रही है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, और मध्यम वर्गीय परेशान है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। ये कहां का भाई बजट है भाई? अगर गरीब को हम लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कमर अली जी से कि $1 ट्रिलियन का लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा था, क्या वो $1 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा यूपी ने कर लिया? कितने रोजगार हो गए? क्या चेहरे में मुस्कुराहट आ रही है लोगों के? हम विपक्ष की बात को नहीं मान, हम विपक्ष की बात को कमर अली जी, अपनी बात कहेगा, विपक्ष को चुनाव लड़ना है, विपक्ष को सत्ता में आना है। ठीक है कमर अली जी, मैं पूछ रहा हूं, छोटा सा जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल प्रभात जी की बात का मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल छोटा सा मैं जवाब दे रहा हूं। जो हमारे पास बेरोजगार भाई थे, हमने उन बच्चों के लिए नौकरी, जितनी नियुक्तियां हमने दी हैं सरकारी नियुक्ति, रोजगार की बाद में बात कर लेंगे, जो सरकारी नियुक्तियां हमने दी हैं, पुलिस में 1,37,000 भर्तियां हमने करी, अभी और हो रही है हमारे किया। बेसिक शिक्षा में 85,983 करी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अलग बात करें तो 28,000 है, ठीक है। यूपी लोक सेवा आयोग में 26,103 नियुक्तियां हुई हैं, जिसका मैं आपको बताता चलता हूं। आधुनिक सेवा में 16,708 है, माध्यमिक शिक्षा में 14,000 है, परिवार स्वास्थ्य कल्याण में 8,556, यूपी कॉर्पोरेशन में 6,446 है, उच्च शिक्षा में 4,000 है, चिकित्सा शिक्षा में 1,1200 है, सहकारिता में 726 है, नगर निगम में 700 है। एक मिनट सरकार का ये कहना है कि 2.5 लाख नौकरियां तो 141 जिलाधिकारी है, 184 डिप्टी एसपी है। कपीश जी और कमर अली जी पंटू बंद कर रहे हैं। 2012 से 17 तक का आंकड़ा आप दे दीजिए और 17 से 21 तक का आंकड़ा आप दे दीजिए। कमर अली जी 1 to 1 कर रहे हैं, तो कपीश जी से 2012 से 17 का आंकड़ा लीजिए और खुद का भी आंकड़ा बताइए। अभ्यर्थी चयनित हुए। श्री जी सरकार का ये कहना है कि उससे पिछला बजट किसानों को समर्पित था, इससे पिछला बजट महिलाओं को समर्पित था, ये युवाओं को समर्पित है, युवाओं को समर्पित ये बजट कह रहे हैं। आपको क्या नजर आता है युवाओं के लिए? सिद्ध श्री जी आपसे सवाल। देखिए युवाओं के लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 70 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात, नौकरी देने की बात करी थी, ये तो पूरी तरह से जुमला निकला इनका। ये कहीं कुछ नहीं करना चाहते, ये महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं दे पाए। महिलाएं आज
बिल्कुल परेशान बैठी है, क्योंकि उनका जो घर का जो बजट है, जिस प्रकार से नवंबर से लेके आज 4 महीने में 175 रुपए गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ा है, कैसे वो अपना घर का खर्चा चलाए। आपका तो बजट बढ़ता जा रहा है, रोजगार घटता चला जा रहा है। और इसके बाद आप पोषण, ठीक है, पोषण योजना में मैंने पढ़ा, अभी पोषण योजना में आप तो भाई कमर अली जी, आप विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए हैं। आपकी बात देना चाहता हूं, अगर आपने मैं सवाल किया तो बोल जवाब भी मुझसे मैं चाहेगी बोल ना। लूं, आप बहुत बोल रहे हैं, ठीक है मैं भी बोल लूं। देखिए, आवाज बंद करने की बात है। आप पोषण योजना में आपने 1 लीटर में 80 लीटर दूध पिलाया बच्चों को, 1 लीटर में 80 लीटर दूध बना के पिलाया, नमक रोटी खिलाई। अगर जिसने जुबान खोल दी तो ऐसे पत्रकारों को बंद कर दिया गया। देशद्रोही, अगर कोई सच की आवाज उठाता है तो ये उनको देशद्रोही करार कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यही चाहेंगे कि महिलाओं को जो मिशन शक्ति चली थी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई थी, CCTNS की बात हुई थी, वो तो एकदम बंद पड़ा थाने में। इसके अलावा आप देख लीजिए, जो रोमियो स्क्वाड है, सारी तो योजनाएं बनी थी, सब में तो पैसा लगा था, कहां ठप हो गई सब योजनाएं। आज महिलाओं की कोई भी सुरक्षा नहीं है, चाहे उन्नाव हो, अमरोहा जिला, कोई भी उत्तर प्रदेश का जिला बाकी नहीं है। अपराधों की, बलात्कार की बाढ़ आई हुई है, तो काहे की सुरक्षा। 2 बार मिशन शक्ति की बात हुई है, 2 बार कितने थाने, 21 थाने का निर्माण हुआ, तो बजट तो लगा है ना उसमें। ठीक है, सवाल आ गया, फेल हो गया, सवाल आ गया। विकास सब खोखले दावे, ये चुनावी बजट है, ये कुल मिलाकर चुनावी बजट है। हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी वालदाओं के लिए जो पिंक टॉयलेट्स बन रही हैं हर चौराहे पे, हर जगह बनने, किसके लिए किसी ने स्कीम सोची थी? नई स्कीम सोची थी, हमारी सरकार ने सोची है। अभी गैस की बात हमारी बहन ने करी है, पेट्रोल की बात करी है। जब आप 2013 में जब ये काला कानून बना रहे थे, तब हमने इसका विरोध किया था। देखिए, मार्केट के हवाले मत करिए तेल और डीजल को, मार्केट के हवाले ना करिए। पेट्रोल डीजल का हर कोई रोना रो रहा है, लेकिन कोई राज्य सरकार भी अपने रेवेन्यू का हाथ नहीं लगाने देना चाहती किसी को। हमारे समय में कोई अपना नुकसान राज्य सरकार भी नहीं चाहती। सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फूटता है, लेकिन राज्य सरकार भी कोई कमी नहीं करना चाहती। हिंदुस्तान में सबसे महंगा, हिंदुस्तान में आप अपनी बात बताइए ना। अभी 800 रुपए का सिलेंडर है, 800 रुपए का सिलेंडर है, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में बिक रहा है। ये कांग्रेस क्या कर रही है, हमें जवाब दें इस बारे में। चलिए, वक्त ठीक हो गया। आप सब कांग्रेस हमारे साथ जुड़े, प्रभात जी, सिद्धश्री जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कमर अली जी और बीबी तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में।